वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों की व्याख्या कर रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक था भारत का भूगोल। इसमें मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन के 7 पार्ट वीडियो फर्स्ट दिया है। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो आ चुका है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने थंबनेल पर लगाए हैं, इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग सारी परीक्षाओं में ये क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे थंबनेल में आए नहीं, तो इसलिए मैंने कुछ खास खास लगाया जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे प्रमुख प्रश्नों की। नदियों के बारे में टॉपिक चल रहे थे। जितने भी नदियों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे मैं एक दो वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद हम अगले अगले टॉपिकों के जितने भी क्वेश्चन है हम चर्चा करते जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। आज हम बात करेंगे टॉप 50 की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमारा वीडियो जो है बड़ा हो जाता है, तो छोटे वीडियो के लिए और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा तथ्य पढ़ सकें, तभी हम जो है एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन पढ़ें, ताकि हमें जो है बेनिफिट मिले। इसलिए हम डेली 50 ही क्वेश्चन लेकर आएंगे और डेली वीडियो मिलेगा आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए 50 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसमें देखिए, नर्मदा नदी कहाँ कहाँ बहती है, किन राज्यों में बहती है, उनमें से वो राज्य ढूंढने हमें। इसमें देखिए कौन कौन से हो जाएगा। तो हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश है, और कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र है, गुजरात है। लेकिन राजस्थान के अंदर नर्मदा नदी नहीं बहती है। याद रखने 3 राज्य हैं जहां पे ये नर्मदा बेसिन बहती है। यानी प्रायद्वीपीय भारत पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। एक तो याद रखना आपकी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के में स्थित है। ये याद रखना है आपको। और सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहलाता है। इस नदी पर कौन सा बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध याद रखना है आपको। नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो गुजरात को क्या है, सिंचाई उपलब्ध कराता है, पानी उपलब्ध कराता है। इसलिए इसे गुजरात की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं, सरदार सरोवर बांध को। ये याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी की बात करें तो ये है नर्मदा नदी की। इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो हम बात करें नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की, जो कि दाईं ओर से आती है, या जिसे कहते हैं दाहिनी ओर से जो नदियां आती हैं, उसका नाम है हिरन। ये याद रख लेना, चाहे आप कॉपी भी लिख सकते हो। हिरन। उसके बाद तेंदोरी। कौन सी? ये इनकी सहायक नदी है, तेंदोरी। ठीक है। और बात करें तो बरना, ये तो होती है दाईं ओर से आती है, बरना है। उसके बाद कोलार है। ठीक है, कोलार। कोलार इसकी सहायक नदी है। मान है, उरी है। और बात करें तो हटनी जैसे, ये तो आती है बाईं ओर से। उसके बाद हम बात करेंगे, दाईं ओर से आती है, अब बात करेंगे बाईं ओर से। बाईं ओर से कौन कौन सी आती है, जिसे कहते हैं बाईं ओर से? जैसे बरनर। याद रखना आपको, बरनर इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। बंजार इसकी सहायक नदी है। ठीक है। सेर इसकी सहायक नदी है। और बात करें जैसे गंजाल है, ये भी इसकी सहायक नदी है। क्योंकि आजकल जो एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे छोटा तवा है, ये भी इसकी सहायक नदी जो मैंने बताई थी आपकी, इसे छोटा तवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गोई है, करजन है। ये सारी याद रखने किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दिल्ली पुलिस की तो कर ही रही हो, उसके अलावा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी जीडी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी सहायक नदी? नदियों से संबंधित पक्का 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है सेंटर के एग्जाम में। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, अगर अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी की द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो मात्र 100 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर
तो मैंने अभी भी बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी, जो कि अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, याद रखना है, ठीक है इसका। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? अब नर्मदा नदी से जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, पुलिस के अंदर आए हुए हैं, एसएससी जीडी के अंदर आए हुए हैं, कांस्टेबल के अंदर, मैं यहाँ पे आपको सारों का सोल्यूशन करवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि नर्मदा नदी से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नर्मदा नदी अच्छे तरीके से पढ़ लेना आपको। नर्मदा पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, और जो आगामी होगी ऑनलाइन, वहां पे तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उद्गम कहां से होता है? अमरकटक। कहां से? अमरकटक से। यानी कहां से? मेकाल पर्वत, याद रखना है। एक तो कौन सा है? मेकाल पर्वत कहां पे है? नर्मदा नदी के जस्ट पास में है, ठीक है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत से निकलती है, तो मेकाल पर्वत आपको याद रखना है। अमरकटक की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलती है। कितनी? 1312 किलोमीटर चलकर खंपात की खाड़ी में गिरती है। एक तो याद रखना है कहां पे गिरती है? खंपात की खाड़ी में गिरती है। कहां पे? खंपात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, और मेकाल पर्वत से, अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, याद रखना है ये। इसके दक्षिण में तो सतपुड़ा है, और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी बनाती है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। एक बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मैं आपसे पूछ लेता हूं, धुआंधार, ये पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये जो धुआंधार जो जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? इस नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना है। ये है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, जबलपुर, आपने देखा होगा, जबलपुर नाम पढ़ा होगा एमपी के अंदर, वहां पे है ये। धुआंधार जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है, या जिसे कहते हैं कपिल धारा प्रपात बनाती है, ठीक है, ये याद रखना है। कौन सी? नर्मदा नदी, ठीक है। शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? उज्जैन। कहाँ पे? उज्जैन में। आपको पता है कहाँ पे लगता है? उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये देखो 12/7/2014 में पूछा गया था, याद रखना है। और कुंभ के जो मेले का आयोजन है कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए इसके बाद जो है नासिक महाराष्ट्र, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड व उज्जैन मध्य प्रदेश में 12-12 वर्ष के अंतराल पर होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें सुवर्ण रेखा जो है वो क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी तो कहाँ पे गिरती है? खंपात की खाड़ी में, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। तो नर्मदा नदी खंपात की खाड़ी में, और ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है? ठीक है, ताप्ती नदी भी पानी अपना कहाँ ले जाती है? खंपात की खाड़ी में ले जाती है। आगे देखिए, कौन सी नदियां मध्य प्रदेश राज्य में से बहती है? इनमें हमें बताना है कि कौन सी नदियां मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। बेतवा है, शिवनाथ है, शिप्रा है, चंबल है। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है? तो इसमें एक तो बहती है बेतवा, ठीक है, एक बहती है शिप्रा नदी, और एक कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। ये तीन नदियां, एक दो, एक तीन चार, ये तीन नदियां मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, ये याद रखना है। चंबल नदी का उद्गम आपको पता है मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ियां से होता है। और जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है। इस गांव से, कुमरा गांव के निकट विंध्याचल पर्वतमाला से। और जो शिप्रा नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुंडला गांव से। इस गांव से? मुंडाला गांव से। याद रखना है आपको, ये सारी की सारी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। बेतवा का कुमरा गांव, ये विंध्याचल की पहाड़ियों से। और शिप्रा नदी का उद्गम होता है मुंडाला गांव मध्य प्रदेश से। और चंबल नदी आपको पता है मध्य प्रदेश के मऊ से, जानापाव की पहाड़ियों से। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं है इनमें से। गंगा की सहायक नदी नहीं है इनमें से। गोमती, मानस, घाघरा, सोन, इसमें कौन सी नदी नहीं हो जाएगी? मानस नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। मानस नदी है, उसकी बात करें तो ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र
पुत्र नदी की सहायक नदी है कौन सी? मानस। याद रखना है, सहायक नदी है इसकी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कौन सी? मानस। अब हम बात करें गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। बात करें ब्रह्मपुत्र की। देखिए गंगा की ब्रह्मपुत्र की नदियों की बात करेंगे तो देखिए इसमें आ जाएंगे अपने जयमौली, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ठीक है, कौन कौन सी है इसमें? देखिए एक तो आ जाएगी जयमौली, जयमौली नदी आ जाएगी। उसके बाद देखिए तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की है, तीस्ता नदी आ जाएगा। उसके बाद कामेग, मैंने क्वेश्चन पूछा था पहले, कामेग किसकी सहायक नदी है? पीछे जाके पिछले वीडियो में देखना आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कामेग जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? कामेग। सुवनगिरी, ये भी पूछा गया है, सुवनगिरी। तो ये सारी सहायक नदियां आपको याद रखनी है, इन एग्जामों में यहीं से बस पूछा जाता है। धनश्री, इनका रट्टाफिकेशन कर दो अच्छे तरीके से। धनश्री, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, ठीक है, बूढ़ी दिहांग हो गई। और कपिली, मैंने पूछा था आपको, कपिली, कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? पीछे क्वेश्चन आया, पिछले वीडियो में देखना आप। तो ये याद रखना है आपको। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। देखिए थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए तिब्बत में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत में कहते हैं इसे सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे जाना जाता है दिहांग के नाम से। क्या जाता है? दिहांग के नाम से। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम में कहते हैं असल में तो ब्रह्मपुत्र इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र किसे कहते हैं? असम के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा और ही बात करा देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। साथ में जो भी याद करते हो साथ में नदी का नाम याद होना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप तक नहीं भूलोगे। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप बुक में पढ़ते, बुक में तो आपने इनका क्रम पढ़ लिया, हो सकता है कोई बुक में आपको इधर उधर दे दिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका जवाब यही रहेगा, चाहे आप तो 5 साल बदलो, चाहे कुछ कैसे भी 5 साल बाद में आप एग्जाम दो, तो भी इसका आंसर यही रहेगा। तो आपको क्रम यहां से चूज कर लेना, ये आप अच्छे तरीके से कॉपी में उतार सकते हो कि इनका पूछा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में पूछा है तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का अनुक्रम पूछा है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा डाउट नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो होगा, पहले गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती, इनका क्या होगा? ये क्रम होगा। याद रखना है आपको क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदावरी की लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर, किसका? गोदावरी का, ठीक है। उसके बाद नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा जो नदी है इसकी इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद बात करेंगे, इसने पूछा है महानदी का, महानदी की लंबाई कितनी है? 858, ठीक है, 858 किलोमीटर। फिर है ताप्ती, 724 किलोमीटर, कितना? 724 किलोमीटर। इसने पूछा है कि क्रम बताना है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती, ये सारे सारे आपको क्रम है याद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी है? दक्षिण भारत की गोदावरी जो नदी है उसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी इसमें? 2 नंबर आंसर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। किसमें? प्रायद्वीपीय भारत, पूर्व दिशा में बहने वाली, ठीक है, नदियों का उत्तर से दक्षिण। आपके जिस प्रकार क्वेश्चन हो उसी प्रकार आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत पूछा तो नीचे आ जाना है,
हाथ जल्दी से। और पूर्व दिशा पूछा है तो पूर्व दिशा में बहने वाली, यानी पूर्व दिशा की ओर चलना है हमें। और इसका फिर उसने पूछा उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें सुवर्ण रेखा, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और वेगई। ये क्रम याद रखने हैं, सीधे के सीधे एग्जाम में छपेंगे ये। इनका जो है ऑप्शन चेंज किया जाएगा, जैसे पहले को 4 पे दे दिया जाएगा, 4 को पहले में दे दिया जाएगा, लेकिन जो ये क्रम है ना, ये सेम का सेम रहेगा। और ये क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है, सेम रहेगा। हो सकता है थोड़ी मोड जो है भाषा लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे कि पूछा क्या है इसने। इसलिए ये ओल्ड क्वेश्चन पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला, पहले कौन सी आ जाएगी, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। याद रखना है आपको। थोड़ा सा मैं आपको मैप में बता देता हूँ जिस प्रकार ये मैप है। ठीक है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ जिस प्रकार ये मैप है। तो यहाँ पे क्या है, ये सुवर्ण रेखा नदी बहती है। सुवर्ण रेखा ये कौन सी होगी, किस दिशा में होगी, उत्तरी भाग की ओर होगी। ठीक है, भारत के उत्तरी भाग की ओर है, हो गई। फिर लास्ट में वेगई की बात करेंगे। वेगई नदी, वेगई नदी कहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई जस्ट नीचे। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे जस्ट ये आ गई वेगई नदी। इसने क्या पूछा, इसने पूछा उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सुवर्ण रेखा के बाद में यहाँ पे जस्ट बहती है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे, महानदी नदी। कौन सी, महानदी। उसके बाद कौन सी नदी आ जाती है, ये गोदावरी सबसे बड़ी, यहाँ से वो निकलती है इनके बीच में, यहीं से पेनगंगा इंदिरा गांधी इसमें मिलती है आके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी, इसी के जस्ट नीचे कृष्णा नदी। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा जस्ट और आएंगे तो कावेरी नदी। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपको, ये सारी के सारी। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली, इसने इस प्रकार क्रम पूछा है। ये थोड़ा सा मैप में देख के आपको चलना होगा। ठीक है, इसका आंसर एक हो जाएगा। आगे देखिए, पेनगंगा व वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां है। पेनगंगा, वेनगंगा, ये जो है ये है गोदावरी की। किसकी है, गोदावरी की। देखिए यहां से जिस प्रकार गोदावरी निकलती है इस प्रकार, तो यहां से ये गोदावरी निकलती है इस प्रकार, गोदावरी बहकर यहाँ यहाँ पे चली जाती है। इसमें जो है यहाँ पे दो धाराएं निकलती है, एक तो निकलती है पेनगंगा के नाम से, यहाँ पे कौन सी, पेनगंगा के नाम से, पेनगंगा के नाम से। और दूसरी कौन सी होती है, वेनगंगा। तो ये दोनों पेनगंगा और वेनगंगा इस प्रकार निकलती है, तो थोड़ा याद रखना आपको। इसमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, हिमालयी नदी, इसमें हिमालय नदी का हिस्सा कौन सी नहीं है। सिंधु नदी तो है, और गंगा भी है, हिमनद से निकलती है। उसके बाद देखें, उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी है, और गोदावरी नदी जो है हिमालय नदी का भाग नहीं है, ये यहाँ से निकलती है इस तट से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए, सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र है। तो देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो गोदावरी हो जाएगी। सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र किसका है, गोदावरी नदी का ही है। त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है, जो है त्र्यंबकेश्वर श्रेणी, ये है अपने गोदावरी का। याद रखना है कहां से है, गोदावरी का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हूबहू पूछा गया, देख लो आप, दक्षिण की गंगा के नाम से। फिर ये क्वेश्चन सीधे के सीधे रिपीट होते रहते हैं, तो आपको याद रखना है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को ही, इसको गोदावरी को ही कहते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर से। कहां से, मानसरोवर से। एक तो याद रखना है संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 3880 किलोमीटर, कितनी है, 3880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई की बात करेंगे, भारत में इसकी लंबाई की बात करेंगे 1134 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी इसका उद्गम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत, पर्वत कौन सा है, कैलाश। ठीक है, तो कैलाश को याद कर लेना आपको, जब भी सिंधु नदी आ जाए, कैलाश पर्वत। और स्थान है बोक चू। ठीक है, बोक है चू। ठीक है, बोक चू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तिब्बत में इसी सिंधु नदी को क्या कहते हैं, ये याद रखना है। तो इसे कहते हैं सिंगी,
याद कर लेना, ये शब्द जो है पूछे जाते हैं, ये सीधे के सीधे ऑप्शन में दिए जाते हैं। सिंधी खबान, सिंधी खबान के नाम से इसे सिंधु नदी को जाना जाता है, या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा आपको इन डिटेल को याद करना होगा। तो सिंधु नदी की एक बार थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसकी कुल लंबाई है 3880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोगचू स्थान है। ठीक है, वहां के निकट एक हिमनद है, वहां से निकलती है। तिब्बत में इसे सिंगी खबान या शेरमुख। तो ये जो मानसरोवर है, ये कैलाश पर्वत के साथ पास में ही है, जहां से इसका उद्गम होता है। जो हिमनद है वो मानसरोवर का है, मानसरोवर कहते हैं, मानसरोवर झील से निकलती है। ये याद रखना है। सिंधु नदी, सिंधु नदी यहाँ से चलती है। देखिए इस प्रकार हमारा भारत का मैप है, इस प्रकार भारत का मैप है। तो यहाँ से निकलती है, जैसे इस प्रकार यहाँ पे तिब्बत है, ये पर्वत है, चीन है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत और चीन है। यहाँ पे चीन के अंदर ही क्या है, तिब्बत है। तो यहाँ से निकलती है, ये इस प्रकार जाती है और यहाँ से वापिस मुड़ती है, वापिस मुड़कर यहाँ पे इस प्रकार जाती है और यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। इस प्रकार नहीं जाती है, ये जाती है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से इस प्रकार निकलती है, इस प्रकार सहारे हारे ये पाकिस्तान चली जाती है बाद में, लास्ट में। ठीक है, इसी यहाँ से फिर इसकी झेलम नदी वो कुछ निकलती है। ठीक है, ये याद रखना आप। आगे देखिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, बंदरपूंछ से। कहाँ से, बंदरपूंछ, याद रखना आपको। ये बंदरपूंछ चोटी के पास से उद्गम होता है। यमुनोत्री कहाँ से, बंदरपूंछ, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, याद रखना आपको। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है, दक्षिण की ओर से गंगा में नहीं मिलती है, वो है ये यहाँ पे जो है, इसमें आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेमिनार नहीं है, यहाँ पे गोमती था। क्या था, गोमती था, लेकिन ये सेमिनार बन गया। तो सेमिनार नहीं बनाना है, हमें गोमती रखना है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा गोमती ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोमती हो जाएगा कि एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। याद रखना है आपको, दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी आपको पता है, अभी मैंने बताया। कोसी व काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है, कोसी व काली सिंध नदियां ये गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे गंगा के दाहिने ओर से आने वाली नदियां, गंगा के दाहिने और दाईं ओर से आने वाली नदियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे यमुना, ठीक है, यमुना तो पढ़ा ही आपने, यमुना है। ठीक है, उसके बाद सोन, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद पुन, पुन कौन सी, पुन, पुन, ये तो आती है दाईं ओर से। अब बाईं ओर से बात करें, बाईं ओर से आती है अपने राम गंगा, कौन सी, राम की गंगा। उसके बाद गोमती, ठीक है, गोमती भाई आती है। उसके बाद घाघरा, ठीक है, उसके बाद राप्ती, क्या है, राप्ती, गंडक, कोसी जो बिहार का शोक कहलाती है, और महानंदा, कौन, महानंदा नदी। तो रामगंगा, गोमती, महानदा और घग्गर, राप्ती, गंडक और कोसी, ये तो कहां से आती है, बाईं ओर से आती है। कहां से, बाईं ओर से। और दाईं ओर से कौन सी आती है, यमुना, सोम, पुन, पुन। इसी के साथ बात करें यमुना की प्रमुख सहायक नदियां, जैसे चंबल, बेतवा, काली सिंह, कौन, बाणगंगा, ये सारी किसकी है, यमुना की सहायक नदियां हैं। कर्णप्रयाग संगम है, कर्णप्रयाग संगम कहाँ पे बनता है, किसके साथ बनता है, अलकनंदा व पिंडर का। कर्णप्रयाग, प्रयाग जो बनता है वो अलकनंदा व पिंडर का बनता है। याद रखना है, कर्णप्रयाग है कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर कौन कहाँ पे है, ये प्रयाग है, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। गढ़वाल मंडल के चामोली जिले का एक कस्बा है ये कर्णप्रयाग। ठीक है, इसका है चामोली जिला, कौन सा, चामोली जिला, उत्तराखंड के अंदर ये चामोली जिला है। वहां पे एक कस्बा है, उस कस्बे को कहते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है,
और इस जो पिंडर को है, इस पिंडर के नाम को क्या कहते हैं? कर्णगंगा कहते हैं। इसी पिंडर को क्या कहते हैं? कर्णगंगा, यानी अलकनंदा। और आपसे दे दिया जाए कर्णगंगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? सारे प्रयाग आप हम चर्चा कर लेंगे। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो ये मकान मंदाकिनी और अलकनंदा पर, मंदाकिनी और अलकनंदा पर जो है रुद्रप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग पहले बताया था, अलकनंदा व पिंडर पर, और दूसरा रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा पर। ये सारे के सारे गंगा के जो निकलती है उस पर ये सारे के सारे प्रयाग। ठीक है, याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, एक पूछा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात नहीं की हमने। देवप्रयाग के अंदर कौन कौन सा होता है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग में आती है भागीरथी और अलकनंदा, ये आती है। ये दोनों किस में आती है? ये देवप्रयाग के अंदर आती है, भागीरथी अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। ये प्रयाग आते हैं, प्रयागों के बाद में ये एक गंगा का निर्माण होता है। तो ठीक है, याद रखना है आपको। रुद्रप्रयाग आ गया, इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा आ गई। ठीक है, और पहले हमने बात की कर्णप्रयाग की, उसमें ये आ गई अलकनंदा और पिंडर, ये आ गया तीन। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। मेष, मोरेन, याजम, मेनाल और मानसी। इनमें बताना है कि गंगा नदी का तंत्र में भाग नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा, एक तो मोरेन नदी गंगा तंत्र का भाग नहीं है, और एक हो जाएगी इसमें अपने याजम नदी। ये दो हो जाएंगे इसका आंसर। 3 और 5, 3 व 5 जो है ये गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। मेज नदी है, मेनाल है और मानसी नदी। ठीक है, इसमें 2 और 3 आंसर हो जाएगा, नहीं 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? इनमें से भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है सबसे? तो गंगा नदी हो जाएगी इनमें से। बृहत्तम नदी की बात करें भारत की तो गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा को बांग्लादेश के अंदर क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, गंगा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? तो ये देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, गंगा का जो है माना जाता है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? ये देखिए, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग के अंदर। ठीक है, याद रखने हैं, देवप्रयाग के अंदर। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर उत्तर का चयन करना है। ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया था। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो है, बात करें तो देखिए इसमें आगे, इसमें ऑप्शन यही है। इसमें ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है। वैसे जो आप बात कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन मैंने, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पर। आरएस परीक्षा भारत का भूगोल, वीडियो देख लेना। आरएस के अंदर जितने भी भूगोल के क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा चुका हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चन आए, हल भी दिए है मैंने। तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? जो हिमालय पर्वत की नदियां, उसकी विशेषता है वर्ष भर बहती रहती है। तो ये याद रखें, हिमालय की नदियां क्या है? वर्ष भर बहती रहती है। किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु को रखता है? अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया जलवायु का। अब आगे हम जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है चर्चा करेंगे। तो मार्संडेन ने कहा था कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु को रखता है। अब ये याद रखना है, मार्संडेन। ठीक है, कथन ए है, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, यानी दाब उच्च होता है और वायु ताप जो है निम्न होता है, यानी दाब उच्च होता है और ताप निम्न होता है।
ठीक है। कारण कहता है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। ठीक है, कि उत्तर भारत है जो भारत के अंदर है, उत्तर भारत, यहाँ पे क्या होती है, जब शीतकाल होता है तो निम्न ताप होता है और चक्रवात की स्थिति पैदा होती है। तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन बिल्कुल है सही है। इसमें कथन बिल्कुल हम देखें आगे, तो इसमें बिल्कुल सही होगा, ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ये याद रखना है आपको, क्या इसमें आर गलत है। तो यहाँ पे आर क्यों गलत है, क्योंकि गलत है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। आपको पता है किस कारण आती है, पश्चिमी विक्षोभ। ये भी थोड़ा याद रखना है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से आती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में क्या होती है, विक्षोभ से क्या होती है, वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पे क्या ये शीतकालीन वर्षा होती है और चक्रवाती कारण बनते हैं, क्योंकि भारत में पहले से ही प्रति चक्रवाती दिशा मौजूद रहती है, कहाँ से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो उसका संबंध क्या है, शीतकाल की वर्षा से बिल्कुल भी नहीं है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है, यानी कब बनती है, जब वायुमंडल दाब उच्च हो। देख लीजिए थोड़ा सा, यानी जब क्या होता है कि जब प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में कब होती है, जो प्रति ये शब्द है ना, प्रति चक्रवाती स्थितियां कब होती है, जब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब उच्च होगा। जो ये वायुमंडलीय दाब है ये क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, और वायु ताप जो है वो क्या होगा, निम्न होगा। तो इस कारण ये क्या बनता है, शीतकालीन शीत बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कौन सा हो जाएगा। केवल ए तो सही है क्योंकि पहले मैंने बताया था, परंतु आर इसका कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन की फिर चर्चा करते हैं। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा में प्रभावित है। कितना प्रतिशत जो है गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति दिशा का है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 16%। कितना, 16%। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। मध्य व निचला गंगा का मैदान के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को है, सूची फर्स्ट में प्राकृतिक आपदाओं, सूची सेकंड में प्रदेशों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात। ठीक है, तो इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, देखिए बाढ़ की बात करें तो ये आता है उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानों में। आपको पता है बिहार में कोसी नदी के कारण पानी उफान पर होता है, तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। उसके बाद देखिए भूकंप की बात करें तो भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र भूकंप होता है। उसके बाद देखिए सूखा की बात करेंगे तो सूखा हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत, मध्य और पूर्वी भारत के अंदर सूखा। चक्रवात की बात करेंगे तो ये आता है झारखंड व उत्तरी उड़ीसा के तटों पर। ठीक है, तो इसका मिलान हो गया और इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कथन ए है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण कहता है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो हमें बताना होता है कि कथन ए और कथन आर दोनों एक दूसरे की जो है तुलना करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों कथन सही है या गलत है। इस प्रकार हमें इसका जवाब देना होता है। इसका जवाब क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें जवाब हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन का, इसमें जवाब हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है। कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण, परंतु आर जो है यानी कारण है, कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार पढ़ना होता है इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2। हम देखें इसमें इसने क्या बताया था कि कथन तो दोनों सही है लेकिन आर जो है इसकी व्याख्या पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है। तो देखिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। ठीक है, ये सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करते हैं। तो इसमें कथन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आ गया हमारा आंसर। आगे देखिए, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। भूस्खलन की घटनाएं होती है तो हिमालय के अंदर होती है। कहाँ पे, हिमालय के अंदर। निम्न में से किन राज्यों के घटना सामान्य है समूह में भूस्खलन की जो है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किन राज्यों के समूह में, किन राज्यों ये
थोड़ा किन राज्यों के समूह में, ये आ जाएगा। इसके बाद ये किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है, ये यहाँ पे आना था। क्या आना था? ये यहाँ पे आना था। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? किन राज्यों में? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भूस्खलन की जो है घटना सामान्य होती है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? ठीक है, क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है आपको बंगाल की खाड़ी में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप होने के कारण, क्या? अधिक ताप होने के कारण बनने वाले निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या बनता है? निम्न, क्या बनता है? निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात है। अधिक ताप होता है और दाब क्या होता है? निम्न होता है, इस कारण वहां पे चक्र की उत्पन्न ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक पठार के अंदर तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए, असम का जलवायु है। असम का जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसून, शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सवाना। असम की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मानसून यहाँ पे जलवायु होती है, याद रखना है आपको। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। आगे देखिए, भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नलिखित पाई जाती है। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्न पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाई जाती है। तो आज के इतने ही टॉप 50 क्वेश्चन थे, हमने क्लियर कर लिए हैं। डेली हम इसी प्रकार टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आरपीएससी व आरएसएमएससी द्वारा पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आपके एग्जाम, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगी अच्छी तरीके से। जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब डेली वीडियो को देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।